नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती जी द्वारा प्रस्तुत अग्निपुत्र सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास महाकाल पार्ट 6। शमाना के चेहरे पर पूर्वता ही अविश्वास के भाव थे। शमाना के प्रति मेरी सोचें पूर्णता बदल चुकी थी। इससे पूर्व वह एक भयावह हैसियत से मेरी निगाहों के सामने थी। उसकी निरंतर हरकतों ने मुझे इस बात का विश्वास करा दिया था कि वह सहज में ही पराजय मानने वालों में से नहीं है, और वह उसकी बड़ी फितरत थी जो मुझे मार डालने की विभिन्न युक्तियां करती रही थी। लेकिन जब उसने ज्वालामुखी में कूदकर आत्महत्या करनी चाही, तो उसके बाद प्रोफेसर यह बात खुलकर सामने आ गई कि अब वह थक चुकी है। यानी दूसरे शब्दों में उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। और स्पष्ट है, पराजित लड़की मेरे लिए किसी तौर पर भी कष्टदायक नहीं थी। मैंने उसकी भावनाओं से ही लाभ उठाते हुए यह बात सोची थी कि उसे उसके फोमा के बारे में बता दूं। यकीनन ऐसी लड़की जो किसी हद तक वहशी फितरत और देश प्रेम की भावना रखती हो, मेरी इस बात से प्रभाव में आ सकती थी, और यही हुआ भी। शमाना अब पूर्णतः भिन्न अंदाज में ही मेरे साथ चल रही थी। उसका जहन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह चेहरे पर आश्चर्य के क्षीण से ही भाव थे। मुझे यकीन था कि वह फोमा के बारे में ही सोच रही होगी। फोमा जो सबके लिए मर चुका था, लेकिन जिंदा कैसे हो गया? संभव है उसने सोचा हो कि यह भी कोई चाल है, लेकिन मात खाई लड़की अब हर चाल में आने के लिए तैयार थी। इतना मैं भी जानता था कि मेरी इस हरकत पर फोमा को कोई ऐतराज नहीं होगा। शमाना अकेली थी और प्रकट में फोमा के लिए हानिप्रद साबित हो सकती थी। और फिर जो काम मैंने किया, इसमें इससे कोई विशेष कठिनाई भी सामने आने वाली नहीं थी कि फोमा इसके लिए परेशान हो उठता। अपने बिगड़े हुए कामों को मैं खुद संभालने की ताकत भी तो रखता था। शमाना व मैं तेजी से चलते हुए उस मकान की तरफ जा रहे थे जो सागर तट पर था, और जहां से फोमा उन नई बस्ती वालों पर निगाह रखता था। थोड़ी देर के बाद हम दोनों वहीं पहुंच गए। शमाना ने यह मकान देख आश्चर्य व्यक्त किया, फिर आहिस्ता से बोली, क्या फोमा इस मकान में है? हाँ शमाना। ओह, मैंने एक बार फिर मकान देखा था। कब? मैंने पूछा। उस वक्त जब मैं तुम्हारे यहाँ नई बस्ती गई थी और तुमने मुझे उठाकर समंदर में फेंक दिया था। शमाना फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। ओह, तो क्या तुम समंदर के रास्ते ही इस जगह वापस आई थी? हाँ, मैंने सोचा कि अब खुशकी पर जाना बेकार है। क्यों भला? बस, मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, शमाना ने जवाब दिया। वह मैं खामोश हो गया। मैंने फोमा के दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ क्षणों बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? सबूता, मैंने जवाब दिया, और दूसरे ही क्षण फोमा ने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मेरे साथ शमाना को देखकर वह बुरी तरह चौंक पड़ा था। उसने घबराई निगाह से शमाना की तरफ देखा और फिर पीछे हट गया। मैं उसकी घबराहट से आनंदित हुआ था। दूसरी तरफ शमाना आश्चर्यचकित सी ही उसे देख रही थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ाई थी। फोमा अब तक दरवाजे के पीछे खड़ा था। मैंने शमाना के लिए रास्ता छोड़ दिया था। और शमाना? फिर वह आहिस्ता से आगे बढ़ी और फोमा के कदमों पर झुक गई। उसने अपने दोनों हाथ फोमा के कदमों पर रख दिए थे। ओ फोमा, तू जिंदा है? उसने आहिस्ता से कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? फोमा ने पूछा। यह शमाना है फोमा, कबीले की वहशी हिरनी। ओह, फोमा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ शमाना, अंदर आ जाओ, उसने शालीन लहजे में कहा, और जब हम अंदर दाखिल हुए तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फोमा ने पूर्ण अपनत्व से ही हम दोनों को बैठने का आग्रह किया। शमाना तो जैसे गुम हो गई थी। मैं अलबत्ता फोमा के इशारे पर एक जगह बैठ गया। फोमा ने शमाना को एक जगह बैठने का आदेश दिया। वह बैठ गई, लेकिन उसके आश्चर्य में कोई कमी न हुई, पर उसके भावों में पूर्ण श्रद्धा व आदर था। फोमा उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सबूता की जुबानी मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना था। हकीम हाकू भी मुझसे बहुत कुछ बता चुका है। तुमसे मिलना चाहता था, और मुझे खुशी है सबूता तुम्हें मेरे पास ले आया। पवित्र फोमा, तू जिंदा है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे तुम्हारे बारे में यह सुनकर कितनी खुशी हुई है? क्या बस्ती के दूसरे लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि फोमा जिंदा है और उनके बीच मौजूद है? शमाना की आवाज़ खुशी के अतिरेक से कांप रही थी। हाँ, बस्ती के लोगों से यह बात छुपाई गई है,
और मेरा ख्याल है कि यह उचित ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आमद लोगों पर प्रकट हो। लेकिन फोमा, मैं सख्त हैरान हूँ। मैंने अपने कानों से तेरी मौत की खबर सुनी थी और फिर मैंने यह भी तो सुना था कि शबाला हुक्मरान बन गया है। हाँ शमाना, बहुत सारी बातें सुनने में आई हैं, बहुत सारे राज खुलेंगे, लेकिन मैं तुझे इतना बताऊंगा कि मेरी जिंदगी बचाने वाला और तुम्हारी बस्ती को फोमा वापस दिलाने वाला सबूता है, सिर्फ सबूता। फोमा ने जज्बाती लहजे में कहा। ओह! शमाना के लहजे में पश्चाताप का भाव था। उसने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और गर्दन हिलाते हुए बोली, लेकिन फोमा, पवित्र फोमा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे इसके बारे में बता। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? सबूता के बारे में। क्यों जानना चाहती है तू? मैं मालूम करना चाहती हूँ कि आखिर यह है कौन। शमाना अजीब से लहजे में बोली और फोमा मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। फिर बोला, लेकिन शमाना, सबूता ने मुझे बताया है कि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानती हो। मुझे उन सभी बातों का पता है कि तुमने सबूता के लिए बहुत सी हानियां भी उठाई हैं, जिसमें मकान का जलना भी सम्मिलित है। ओह, तो सबूता काफ़ी अरसे से तुमसे मिलता रहा है, शमाना ने कहा। मिलता क्या रहा है शमाना? तुम यूँ समझो कि मुझे यहाँ लाने वाला, मेरी जिंदगी बचाने वाला सबूता ही है। हम दोनों यहाँ साथ आए थे। तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई है फोमा। सबूता से कहो कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने तो बार बार उसकी जान लेने की कोशिश की है। मैंने तो न जाने उसके साथ क्या क्या सलूक किया है। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सच्चे दिल से शर्मिंदा हूँ फोमा। इससे कहो मुझे माफ़ कर दे। क्यों सबूता, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है फोमा, मुझे शमाना से कोई शिकायत नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया है, मैं उससे पूर्णतः आनंदित हुआ। और देखा जाए तो थोड़ी सी गलती मेरी भी थी। और हम फिलहाल, यानी मैं और शमाना, सुलह कर चुके हैं। और इस वक्त यह सुलह तुम्हारी मौजूदगी में और भी पक्की हो गई है। मैंने हंसते हुए कहा। निसंदेह, निसंदेह। तो फिर अब शमाना को विवरण बताना ही पड़ेगा। शमाना, मैं नहीं चाहता कि अभी इस बस्ती के किसी दूसरे आदमी को मेरे आने का पता लगे। हम इन पीली चमड़ी वालों से अपना वतन वापस लेना चाहते हैं। इसके लिए हमें निहायत खामोशी से काम करना होगा और उसमें तुम भी शरीक होगी। सच्चे दिल से फोमा, मेरी जिंदगी का इससे अच्छा व महान उद्देश्य और क्या हो सकता है? तब फिर मेरी आमद के बारे में संक्षेप में जान लो कि इन लोगों ने मुझे अर्धमृत अवस्था में समुंदर के सुपुर्द कर दिया था। स्पष्ट है, सागर की जिंदगी कब तक मेरी सांसें बहाल रखती हैं। फिर सबूता मुझे मिला और समंदर में सबूता ने मेरी मदद का बीड़ा उठाया। फिर वह मुझे यहाँ ले आया और तब से हम हकीम हाकू के मेहमान हैं। शमाना आश्चर्यपूर्ण निगाहों से मुझे देख रही थी। तब मैंने मुस्कुराते हुए बताया कि जब मैं झील में पहली बार उससे मिला था तो फोमा हकीम हाकू की तरफ गया था, यानी उसी दिन हम यहाँ इस बस्ती में पहुँचे थे। शमाना दिलचस्पी से सारी बातें सुनती रही। फिर उसने गंभीरता से मुझसे ही कहा, सबूता, आशा है कि तुम सच्चे दिल से मुझे माफ़ कर दोगे। मैंने सचमुच ही तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुझे फोमा की सेवा में ले आए। अब मैं अपना जीवन फोमा के संघर्ष के सुपुर्द कर दूंगी। मैं इसके बाएं हाथ की हैसियत से काम करूंगी। तुमने न केवल मुझ पर बल्कि सारी बस्ती पर बहुत बड़ा एहसान किया है फोमा। ठीक है शमाना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने जवाब दिया। शमाना अचानक ही अत्यंत खुश नज़र आने लगी। फिर वह फोमा से बोली, फोमा, तू मुझे अपने कदमों में रहने की इजाज़त दे। अगर तू नहीं चाहेगा तो मैं इस मकान से बाहर भी नहीं निकलूंगी। बस मैं तेरी दिन रात सेवा करूंगी, तेरे सारे काम निपटाऊंगी। पाक व महान फोमा, मैं तेरी आमद से बहुत खुश हूँ। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाहिर था, मुझे और क्या चाहिए था। थोड़ी सी दिलचस्पी यही उपलब्ध हो गई थी और फोमा के बारे में भली भांति जानता था कि वह शरीफ इंसान यकीनन इस बात से वाकिफ़ है कि मैं शमाना को पसंद करता हूँ। और अब बात रह गई पोसीता की, तो उसके यहाँ जाना तो केवल शमाना के लिए ही होता रहा था, जिसकी अब ज़रूरत नहीं थी। शाम हुई व फिर रात हो गई। शमाना ने फोमा का हर काम पूर्ण लगन व श्रद्धा के साथ ही निपटाया था। कुछ क्षणों के लिए मुझे फोमा से एकांत में बात करने का अवसर मिला।
शमाना किसी काम में व्यस्त थी। तब मैंने फोमा से कहा, इस लड़की की आमद तुम्हारे लिए किसी परेशानी का कारण तो नहीं है फोमा? ओह नहीं सबूता, तुमने यह क्यों सोचा? बस ऐसे ही, मेरा ख्याल था शायद तुम इसे पसंद ना करो, लेकिन लड़की अपने चरित्र में एक विरोधाभास लिए है और यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी जुबान से यह बात कभी भी नहीं निकलेगी कि तुम यहाँ मौजूद हो या इसका तुमसे कोई संबंध है। यह बहुत भावुक लड़की है। हाँ, मुझे यकीन है और मैं खुश हूँ कि तुम उसे यहाँ ले आए। मैं भी इस एकांत में काफ़ी उकताहट महसूस करने लगा था। वह मेरे कुछ काम भी कर दिया करेगी। वैसे भी मेरा ख्याल है कि उसकी आमद में तुम्हें खुशी होगी। हाँ, क्यों नहीं। दरअसल वह आत्महत्या करने जा रही थी। ओह, क्यों आखिर? बस मुझे शिकस्त देने में जो असफल रही थी, उसने अपनी शिकस्त मान ली थी। वह मर जाना चाहती थी। तब मैंने मजबूरन उसे तुम्हारे बारे में बताया और यूं उसका ध्यान बटाने में सफल हो गया, वरना अहमक लड़की न जाने क्या करती। तुमने बहुत अच्छा किया सबूता, उसके आने से कोई हर्ज नहीं है। यूं वह अकेली है, वह यहीं पर रहेगी। ठीक है, मैंने जवाब दिया। रात को मैं फोमा की इजाज़त से सागर तट पर निकल आया। इस इलाके में पूर्ण निर्जनता थी और दूर, बहुत दूर नई बस्ती की रोशनियां नजर आ रही थी। हम इस नई बस्ती की रोशनी को आसानी से ही देख सकते थे। हम पथरीली चट्टानों पर बैठ गए। शमाना अभी तक खामोश थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, सारा दिन सोच में डूबी रही हूँ सबूता, और यह सोच सोच कर शर्मिंदा हो रही हूँ कि अपने हितैषी के साथ इतना बुरा सलूक किया, जिसने न केवल मुझ पर बल्कि मेरी पूरी कौम पर एक बड़ा एहसान किया है। तुमने फोमा को बचाकर हमारी बस्तियों को एक नई जिंदगी दी है। ओह शमाना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम्हारे दिल से वह गलतफहमी निकल गई है जो थी। मैं मुस्कुरा दिया। हाँ सबूता, मैं सचमुच ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर तुम पसंद करो तो चंद बातें मैं तुमसे ज़रूर करना चाहती हूँ। करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि सबूता, आज तुम सच्चे दिल से अपने बारे में बताओ। अब तक जो सारी बातें हुई हैं, मैंने उन्हें दुश्मन की निगाह से देखा है और उन पर कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन सबूता, मैं चाहती हूँ कि अब तुम मुझे यह सारी बातें बताओ कि तुम कौन हो और यह रहस्यमय शक्तियाँ क्या हैसियत रखती हैं। शमाना, यह सारी बातें तेरे लिए बेकार हैं। मैं कोई ऐसी हस्ती नहीं हूँ जिसे तुम देवता समझो। बस तुम लोगों से थोड़ा भिन्न हूँ। भिन्न? शमाना आश्चर्य से बोली। मुझे बताओ कि धरती से पेड़ कौन उखाड़ सकता है, आग के शोलों में कौन जिंदा रह सकता है, और मुझे यह भी यकीन है कि वह भयानक जहर जिसे मैंने स्वयं शरबत में मिलाया था, तुमने पिया था, लेकिन उसके बावजूद तुम जिंदा हो। आखिर क्यों? मैंने कहा ना, मैं तुम लोगों से थोड़ा भिन्न हूँ। क्यों भिन्न हो? बस इस बारे में मैं खुद भी कुछ नहीं जानता। बड़ी अनोखी बात है, तुम जैसा इंसान जो इस सारी धरती पर शायद ही दूसरा हो। हाँ शायद, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। अच्छा, एक बात और बताओ। हाँ हाँ, पूछो, वह भी पूछो। क्या तुम सलाका से मोहब्बत करते थे? नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सलाका के यहाँ मैं तुम्हारी ही तलाश में पहुँचा था। और पौसिता के पास? शमाना ने सवाल किया। वह भी तुम्हारी ही तलाश में गया था। लेकिन पौसिता से तो तुम मोहब्बत करने लगे थे। शमाना के लहजे में शिकायत थी। एक बात का पहले तुम जवाब दो शमाना, मैंने कहा। वह प्रश्नवाचक नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। तुमने कभी अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत महसूस की है? मेरे इस प्रश्न पर शमाना कुछ क्षण खामोश रही, फिर भारी लहजे में बोली। सबूता, मैं हर तरह से पराजित हूँ। जब तुमने कदम कदम पर मुझे शिकस्त दे दी है, तो फिर मैं कोई एक एहसास ही छुपाकर क्या करूँगी? लेकिन मेरा सवाल एक दोस्त का सवाल है शमाना। जीत या हार से इसका कोई संबंध नहीं। तुमने स्वयं को पराजित मान लिया है। यह भी तुम्हारा एक भ्रम ही है। और इस बारे में एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें यह कहूँगा कि ऐसा कोई ख्याल जहन में न रखो। मैं स्वयं को किसी तरह भी विजयी नहीं समझता। बस दूसरों से भिन्न हूँ, इसलिए मर नहीं सका। कोई दूसरा होता तो तुम्हारे गुस्से का शिकार होकर कभी का खत्म हो चुका होता। मेरी और तुम्हारी जो बातचीत हो रही है, वह सिर्फ दो दोस्तों की बातचीत। और यह भी बता दूं कि अगर तुम किसी बात का जवाब न देना चाहो तो भी तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा।
नहीं सबूता, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मनोदशा ही कुछ विचित्र रही है। तुम मुझे उस वक्त भी अच्छे लगे थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन मर्दों के बारे में मेरी राय कभी अच्छी नहीं रही। मैं उन्हें हमेशा के लिए तुच्छ समझती रही हूँ। इसलिए किसी मर्द की यह कोशिश मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह मुझे देखे, और इस अपराध को मैं कभी माफ़ भी नहीं कर सकती। फिर जब मैं तुमसे इंतकाम न ले सकी और तुम मुझ पर हावी रहे, मेरा गुस्सा बढ़ता रहा और मैं झल्लाहट का शिकार हो गई। बेपनाह झल्लाहट, तीव्र झल्लाहट। मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा देना चाहती थी, लेकिन और फिर सलाका के पास मैंने तुम्हें देखा और मेरे जहन में एक अजीब सा एहसास उभर आया। यूं लगा जैसे सलाका ने मेरा कुछ छीन लिया हो और उसे मारने में मेरी यह मानसिक झल्लाहट भी शामिल थी। फिर मैंने तुम्हें पोसीता के साथ देखा और उस वक्त भी मेरे दिल में यही एहसास जागा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो, कोई दूसरा तुम्हें मार भी नहीं सकता। अगर तुम इसे मोहब्बत का नाम दे सकते हो तो दे लो। इसके अलावा और कोई ख्याल मेरे जहन में कभी नहीं आया। तो क्या अभी इस मनोदशा को कोई भी नाम तुम खुद दे सकती हो? बाकी रहा तुम्हारा सवाल, तो शमाना, यहाँ आने के बाद मैंने सिर्फ तुम्हें देखा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन 2-3 बार तुम्हारे व्यवहार व नफरत को देखकर मैंने अपने मस्तिष्क से तुम्हें पा सकने का ख्याल निकाल दिया। इसके बाद स्पष्ट है कि मुझे अपनी मानसिक जलन दूर करने के लिए किसी हमदर्द की ज़रूरत थी, और वे दोनों लड़कियां सिर्फ सहारा थी। यानी तुम्हें उनसे मोहब्बत नहीं थी? नहीं। पोसीता से भी? हाँ, उससे भी नहीं है। लेकिन फिर उसके लिए तुमने मेरे साथ इतना बड़ा सलूक क्यों किया था? इसकी वजह तुम्हें मालूम है शमाना। तुम मेरी वजह से ही पोसीता को अपनी हिंसक प्रवृत्ति का शिकार बनाना चाहती थी, और उसका कोई दोष नहीं था। तब तुम उसके पास भी नहीं जाओगे? मैं क्या कह सकता हूँ शमाना, मैंने मुस्कुराकर कहा। क्यों, क्या तुम उसकी जगह ले सकती हो? मैंने शरारत से पूछा, और शमाना की गर्दन झुक गई। तुम मुझे मेरी हैसियत नहीं दोगे, बल्कि पोसीता के स्थान पर पूर्ति समझकर कबूल करना चाहते हो सबूता? उसने दुख भरे लहजे में ही आहिस्ता से कहा। यह फैसला तो उस वक्त होगा जब तुम्हारे मिल जाने की आशा बन जाएगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और शमाना अपने पत्थर से उठ गई। धीरे धीरे मेरे निकट आई और नीचे जमीन पर बैठकर अपना सिर मेरे घुटनों पर रख दिया। सबूता, मैं तेरी गुलाम हूँ। मेरा दिल केवल वहशत का शिकार था, वरना तेरी हैसियत को मैं पहले से स्वीकार कर चुकी थी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि तू दुनिया का अनोखा मर्द है, और मैंने अपनी वहशी सोचों से निकलकर जब भी तेरे बारे में सोचा, मेरे दिल की धड़कनों ने तेरा नाम लिया, और तू मुझे एक ऐसा शख्स नजर आया जिसे दिल से चाहा जा सकता था, जिसे प्यार किया जा सकता था। हाँ, मैं तुझे चाहती हूँ सबूता। हाँ, मैं तुझे दिलो जान से चाहती हूँ। वह मेरे घुटनों से अपनी आंखें रगड़ रही थी, और मैं उस तूफान के वेग का अंदाजा कर रहा था जो उसके दिल में उठ रहा था। बखूबी समझ रहा था उसकी मनोदशा को। मैंने उसके बाजू पकड़े और उसे उठाकर गले से लगा लिया। शमाना के भावों में आत्मसमर्पण था, और फिर मैंने उसे अपने साथ ही पत्थर पर बिठा लिया। शमाना पूर्णतः मोम हो गई थी। सारी रात हमने सागर तट पर गुजार दी, और फिर सुबह के उजाले के एहसास के साथ ही हम उठ गए। मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया, और शमाना उस जगह की तरफ जहां फोमा ने उसके विश्राम का प्रबंध किया था। दिन में काफ़ी देर से जागा, और जागने के तुरंत बाद ही अपनी जगह से निकल आया। मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन बाहर आते ही शमाना से मुलाकात हो गई। हकीम हाकू आया है, शमाना ने बताया। ओह, कहाँ है? फोमा के पास, दोनों बातचीत कर रहे हैं। और तुम क्या कर रही हो? मैंने प्यार से ही पूछा उससे। बस मैं फोमा की आवश्यकताएं पूरी कर रही हूँ। मुझे उसकी सेवा करके बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुक़द्दस फोमा के किसी काम आ सकती हूँ। ओह, तुम्हें नहीं मालूम सबूता, हमारी बस्ती के लोग फोमा के लिए हजारों बार मरने के लिए तैयार हैं। फोमा की मौत से बेशुमार लोग मानसिक तौर पर मर चुके हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि फोमा जिंदा है, तो तुम नहीं जानते सबूता कि उनकी क्या हालत होगी। मैं कुछ क्षण खामोश रहा, फिर पूछा, फोमा ने नाश्ता कर लिया? हाँ, वह तुम्हारे जागने के इंतजार में था,
लेकिन मैंने उसे मजबूर करके नाश्ता करा दिया। तुमने कर लिया? अभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ करूंगी नाश्ता, शमाना ने जवाब दिया। औरत की पुरानी आदत, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में एक ख्याल आया था। शमाना इस अंदाज में अधिक भली नहीं लगती थी। यह जंगली बिल्ली तो हिंसक भाव में ही हसीन लगती थी। ख्वाहिश थी कि वह मेरी वफादार होने के बाद भी इतना नर्म न हो, लेकिन अभी क्या, अभी तो आगे देखना था कि उसकी क्या अवस्था रहती है। बहरहाल मैंने उसके साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान शमाना ने स्वयं को एक पूरी औरत बनाकर प्रस्तुत किया था। वह वास्तव में ही बदल गई थी। खैर, मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हुई थी, जिसके लिए मैं एक लंबे समय से बेचैन था, सक्रिय था। अंततः मैंने इस वहशी हिरनी को शांत कर लिया था। अब वह पूर्णता मेरे बस में थी और उसका यह रूप थोड़ा सा भिन्न जरूर था, लेकिन मुझे नापसंद नहीं था। नाश्ते के बाद मैंने शमाना से पूछा, अब तुम क्या करोगी शमाना? सबूता, शमाना ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, मैं बस थोड़ी सी भिन्न स्वभाव व प्रवृत्ति की हूँ। मैंने जिंदगी में खुद पर कभी किसी का प्रभुत्व व नियंत्रण महसूस नहीं किया, लेकिन अब जबकि मैंने यह बात महसूस कर ली है कि शमाना शमाना नहीं रही, बल्कि वह किसी के अधीन है, किसी की गुलाम है, किसी की इच्छुक है, तो उसके बाद शमाना की मर्जी कोई हैसियत नहीं रखती। मैं मुस्कुराते हुए शमाना को ध्यान से ही देख रहा था, जो बिल्कुल बदल गई थी। उसकी स्वतंत्र अहम स्वभाव ने मेरे सम्मुख हथियार डाल दिए थे। वह कह रही थी, सबूता, तुम मेरे जीवन के हर पल का ध्यान रखा करो, हर क्षण का हिसाब रखा करो, मुझे खुशी होगी। ओ शमाना, जिस वक्त तक मैं तुम्हारे बारे में यह महसूस करता रहा था कि तुम मेरी पहुंच से दूर हो और दिल से मेरी विरोधी हो, तो मैं तेरे लिए बहुत सी बातें सोचता था। मेरी हर कोशिश यही थी कि तुम्हें किसी भी तरह उस रास्ते पर ला सकूं जो मेरी तरफ आता है। अब जबकि तुम नज़दीक आ गई हो, तो तुम्हारी हैसियत ना तो किसी गुलाम की सी है, ना किसी अधीनस्थ की। तुम मेरी मित्र हो, मेरी साथी हो। चुनाचे यह सोच ही जहन से निकाल दो कि तुम मेरी गुलाम हो या मैं तुम्हारा हुक्मरान हूँ। नहीं शमाना, हम केवल मित्र हैं, अच्छे साथी हैं। मैं तुम पर हावी नहीं हूँ। हम दोस्त की हैसियत से ही जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, हर तरह से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जिसकी शुरुआत तुमने कर भी दी है। तुम जानती हो शमाना, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपनी इच्छा से जीवन बिताने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तुम जिस तरह चाहो जिंदगी गुजार सकती हो। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। बाकी रही यह समस्या जिसकी तरफ मैंने तुम्हें आकर्षित किया था, और मैं महसूस करता हूँ कि तुम भी उससे खुश हो, यानी फोमा की सेवा। तो मेरी राय है शमाना कि अपनी सारी कोशिशें फोमा की अच्छाई के लिए लगा दो और अपनी बस्ती को अजनबियों के कुचक्रों से मुक्त करने के लिए हर संभव संघर्ष करो, जो मक्कारी से तुम्हारी बस्तियों पर अपना आधिपत्य बनाने को प्रयत्नशील हैं। मैं किसी इंसान का किसी धरती के टुकड़े पर बैठ जाना बुरा महसूस नहीं करता, क्योंकि धरती असीमित है। धरती किसी की जागीर नहीं है। मैंने धरती के अनेक रूप देखे हैं। लोग यहाँ आते हैं, इस पर अपना कब्जा जमाते हैं और बाद में इसी धरती में, जिसे वे अपनी जागीर समझते हैं, शामिल होकर सदैव के लिए लुप्त हो जाते हैं। अपनी जिंदगी के कुछ क्षणों के दौरान वे इस पर बड़े बड़े दावे करते हैं, विचित्र अनूठे विचारों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मैंने उनका अंत देखा है। धरती यूं ही बनी रहती है। धरती पर दावे करने वाले ही बने नहीं रहते। वे लोग खत्म हो जाते हैं जो इस धरती को अपनी धरती समझते हैं, हालांकि वह उनकी होती नहीं। इन पीली चमड़ी वालों को मैं कम से कम इस सीमा तक बुरा नहीं मानता कि वह यहाँ आकर आबाद हो गए हैं। हाँ, जिस अंदाज से उन्होंने यहाँ साजिशें की हैं वह उचित नहीं है, और मेरा ख्याल है कि उनका यह एहसास खत्म हो जाना चाहिए कि वे यहाँ के मूल वासियों को अपने अधीन कर उन्हें गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करें। इस बात को मैं किसी भी तौर पर उचित नहीं समझता, और मेरा ख्याल है कि वह उचित बात है भी नहीं। मैं स्वयं भी दिल से यही चाहता हूँ कि यहाँ फोमा का शासन बना रहे और पूर्वता ही नस्ल दर नस्ल उसकी हुक्मरानी चलती रहे। चुनाचे मैं स्वयं भी फोमा के लिए काम करने का इच्छुक हूँ, और शमाना, हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय भी यही है कि हम फोमा को
उसकी हैसियत वापस दिलाने में भरपूर सहयोग दें। शमाना मेरी बातें सुनती रही, खामोशी से सोचती रही और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हो सबूता। तुम्हारा संबंध इस दुनिया से नहीं है जिसे हम अपनी बस्ती कहते हैं, लेकिन तुम इसके लिए कितने अपनत्व से सोच रहे हो। सबूता, तुम बहुत महान हो। फोमा कितना भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसे साथी का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं महसूस करती हूँ सबूता कि तुम आम इंसानों से बहुत भिन्न हो, बहुत ज़्यादा भिन्न, इतने विचित्र, इतने अनूठे कि मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। और मैं इस उलझन में भी नहीं पड़ना चाहती कि तुम कौन हो और फोमा की मदद क्यों करना चाहते हो। किसी की नीयत पर शक करना बहुत बुरी बात है। बस इसे मैं फोमा की खुशनसीबी के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। बाकी रही फोमा के महान उद्देश्य की बात कि अपनी बस्तियों को अजनबियों की साजिश से मुक्त कराया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बेशक अपने बाप की मौत के बाद मैं बस्ती की समस्याओं से काफ़ी हद तक असंबंधित रही हूँ, पर आखिर मैं भी तो इसी मिट्टी में पली व जवान हुई हूँ। मुझे भी इस बस्ती की माटी से उतना ही लगाव है जिस तरह बस्ती के दूसरे लोगों को। मैं भी वही सब कुछ चाहती हूँ जो तुमने कहा है, और इसमें कोई संदेह नहीं सबूता कि मेरी सोचें इस समस्या के बारे में कुछ भिन्न थी। लेकिन तुम्हारा कहना अधिक ठीक है। बिना शक धरती पर रहने का हर इंसान को बराबर हक है, लेकिन जो सीमाएं निश्चित की गई हैं उनकी पाबंदी भी ज़रूरी है। सबूता, मैं फोमा के लिए जीवन की अंतिम सांस तक संघर्ष करने को तैयार हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे मार्गदर्शन की तीव्र ज़रूरत है। यकीनन शमाना, क्या अब तुम मुझसे दूर रहने का ख्याल रखती हो? मैंने कहा। वह शमाना ने गर्दन झुका ली। मैं उसकी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखता रहा और वह जब कुछ न बोली तो मैंने पुनः वही प्रश्न दोहराया, बोलो शमाना, क्या तुम अब भी मुझसे दूर रहोगी? और शमाना ने गर्दन झुकाए झुकाए ही नहीं में जवाब दिया। तब मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैं स्वयं भी यही चाहता हूँ शमाना कि अब तुम दहशत की वे क्षण भुला दो जो तुम गुजार चुकी हो। अब हम मोहब्बत की शीतल शीतल चांदनी में सुकून की सांसें लेंगे। फोमा के लिए काम जारी होगा, लेकिन तुम मेरी साथी होगी। और जब हम फोमा को उसकी हैसियत, उसकी हुकूमत उसे वापस दिला देंगे, तो फिर फैसला करेंगे कि हमें बस्ती में रहना है या फिर यहाँ से कहीं और जाना है। शमाना की आंखों में खुशी के भाव नजर आने लगे थे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने धीरे से कहा, सबूता, तुम जिंदगी के हर लम्हे मुझे अपने साथ पाओगे। मैं हर उस जगह को पसंद करूंगी जहां तुम्हारा सामीप्य मुझे हासिल होगा। मैंने शमाना के दोनों कंधे थपथपाए और कहा, ठीक है शमाना, तुम हर कदम पर मुझे अपना साथी पाओगी। अच्छा, एक बात और बताओ, मैंने उसे प्यार से देखते हुए पूछा। हाँ, पूछो। तुम फोमा की सेवा करना चाहती हो? हाँ, उसने गर्दन हिला दी। लेकिन इस बात को भली भांति अपने जहन में बिठा लो कि फोमा के यहाँ आने का भेद इतना महत्वपूर्ण है कि अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो तुम भरोसा रखो, मैं किसी को इस बात का शुबा नहीं होने दूंगी, दुनिया के किसी व्यक्ति को भी नहीं। हाँ शमाना, यह ज़रूरी है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगी सबूता। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम फोमा के साथ ही रहोगी? जैसा तुम कहो सबूता। वैसे मैं महसूस करती हूँ कि फोमा को मेरी ज़रूरत है। मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। जाहिर है वह यहाँ रहकर बहुत सी सोचों का मोहताज है। मैं पूरी तरह उसकी सेवा करूँगी, उसकी हर ज़रूरत पूरी करूँगी। यह मेरी ख्वाहिश है और यही मेरी खुशी है। ठीक है शमाना, लेकिन तुम्हारे दोस्त भी हैं, क्यों उन्हें तुम्हारी तलाश नहीं होगी? अगर तुम यहाँ रहोगी तो क्या उन्हें ताज्जुब नहीं होगा, या कोई यहाँ तुमसे मिलने नहीं आएगा? मैं इस मामले में पूर्ण राजदारी से काम लूँगी, शमाना ने जवाब दिया। क्या तुम बताना पसंद करोगी? मैं प्रकट में अपने घर में ही रहूँगी, दूसरी दिलचस्पियों में भी हिस्सा लूँगी, लेकिन अधिक वक्त फोमा के साथ ही गुजरेगा। बिल्कुल ठीक है शमाना, और यही ठीक भी है। अच्छा, अब अगर तुम इजाज़त दो तो मैं फोमा से मिलाऊं। हाँ, तुम फोमा के पास हो आओ, मैं फोमा के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ, शमाना ने जवाब दिया। मैंने मुस्कुराते हुए ही उससे विदा ली। वह फोमा की तरफ चल पड़ा।
हमेशा की भांति ही फोमा ने मेरा मुस्कुराकर स्वागत किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आओ सबूता, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था। कोई खास बात है? हाँ सबूता, जीवन के क्षण ही बड़े खास बीत रहे हैं, पर इस क्षण तो तुम्हारी इसलिए जरूरत महसूस हुई कि बिल्कुल ही निजी समस्या है। कहो, क्या बात है फोमा? कोई बहुत अजीब या अनोखी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें सूचना देना चाहता था कि जोदास आ गया है। ओह, वह जिसका तुम्हें इंतजार था? हाँ, मेरी बस्ती सकाया का एक सरदार। हकीम हाकू ने इत्तला दी थी? मैंने पूछा। हाँ, हाकू ने उसका स्वागत किया था। खूब, फिर अब फोमा, मैं तुम्हारे आदेश का प्रतीक्षक हूँ। मेरा आदेश? फोमा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा मतलब है फोमा, जिस वक्त तुम कहो मैं यहाँ से तुम्हारे काम के लिए चला जाऊँगा। मैं भी मुस्कुरा दिया था। सबूता, इस सिलसिले में जिन राहों को चुना गया है उन पर बड़ी सफलता से अमल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। बेशक वह काम जिसके लिए मैंने तुमसे कहा है पूर्णतः निजी सा ही है और इस वक्त इसकी गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन तुम शायद इस बात को बेहतर समझते हो कि संघर्षरत इंसान को कुछ मानसिक तृप्तता की भी ज़रूरत होती है। मैं जिस घुटन का शिकार हूँ, जिस उलझन ने मेरे मस्तिष्क को प्रभावित कर रखा है, मैं उसे दूर कर लेना चाहता हूँ, और इसमें अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं दिल से तुम्हारा आभारी रहूँगा, फोमा ने कहा। मैं तुमसे पहले ही वायदा कर चुका हूँ फोमा। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में तुम्हें किसी संकोच या औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है कि हकीम हाकू से कह दो कि वह जोदास से बात करे और जोदास जिस तरह उचित समझे अपने लोगों को मेरे बारे में हिदायत कर दे। सारा काम हकीम हाकू को ही करना है, क्योंकि मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं जोदास से कोई बात कर सकूं। हकीम हाकू को किस ढंग से क्या कहना है यह तुम जानो। जितना उचित समझो उसी तौर पर उसे बता दो। उसके बाद मैं जाऊंगा और वही करूंगा जो तुम कहोगे, मैंने फोमा से कहा। मैं हकीम हाकू से सब कुछ कह चुका हूँ और वह आज ही जोदास से बात करेगा। बस मुझे यही पूछना था कि तुम तैयार तो हो ना सबूता? हाँ हाँ, मैं तो उसी वक्त से तैयार था जिस वक्त तुमने मुझे कहा था। बाकी काम तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर थे। जो इंतज़ाम तुमने करने थे मैं केवल उनका प्रतीक्षक था। हाँ, अगर तुम बुरा ना महसूस करो तो एक इजाज़त तुमसे ज़रूर लूँगा। हाँ हाँ सबूता, पर देवता के लिए तुम ऐसी बातें ना करो, मैं शर्मिंदा होता हूँ। तुम मुझे हुक्म दिया करो, मैं तुम्हें इजाज़त देने का क्या हक रखता हूँ? मैं शमाना को अपने साथ ले जाऊँगा। बेशक, मैंने भी ऐसा ही सोचा था और मैं तुम्हें मशवरा देने वाला था कि शमाना को भी अपने साथ ले जाओ। बस, तो ठीक है फोमा, मैं तैयार हूँ। जिस वक्त तुम कहोगे मैं और शमाना जहाज़ से तुम्हारी बस्ती की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुझे हकीम हाकू की प्रतीक्षा है। आज रात मिलने पर ही वह निर्णायक बात बताएगा। ठीक है, मैंने फोमा से कहा और फिर हम विभिन्न विषयों पर बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मैं फोमा के पास से उठ गया। अपने कमरे में आकर मैंने एक गहरी सांस ली और इन मामलों के बारे में सोचने लगा। शमाना के साथ समुद्र का सफ़र काफ़ी हसीन रहेगा। रही फोमा के काम की बात, तो मेरे लिए यह कौन सा मुश्किल था। मैं वह सब कुछ कर सकता था जो वे लोग सोच भी नहीं सकते थे। सो अब मुझे आगामी प्रोग्राम की प्रतीक्षा थी। और फिर रात को जब फोमा से मुलाकात हुई तो हकीम हाकू भी उसके पास मौजूद था। दोनों कोई बात कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए और मैं उनके निकट जा बैठा। किसी महत्वपूर्ण समस्या पर बातचीत हो रही है? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे जाने के बारे में ही बातचीत हो रही है, हकीम हाकू ने मुस्कुराकर कहा। कोई समस्या है सामने क्या? मामूली सी, फोमा ने जवाब दिया। क्या? यही कि सकाया तुम्हारे लिए भी अजनबी है और शमाना के लिए भी। क्या तुम खुद को वहाँ उलझा हुआ महसूस न करोगे? उलझन की क्या बात है? हाँ, पर रुकने के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन यह भी कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सारी बातें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। हमने इसका एक हल सोचा है, हाकू बोला। वह क्या? जोदास सकाया का सरदार है। उसका एक खत तुम्हारे साथ होगा और तुम उसके मेहमान की हैसियत से वहाँ ठहरोगे। यह और भी अच्छी बात है। लेकिन हकीम हाकू,
तुमने ज्योदास से मेरी रवानगी के बारे में बात की होगी। हाँ, मैंने उसे तैयार कर लिया है। वह तुम्हें सम्मान सहित ही सकाया भेज देगा। और क्या कहा है तुमने उससे? थोड़ी सी लचक पैदा की है, वह भी सिर्फ ज्योदास से। तुम्हें यह बात मालूम नहीं है कि ज्योदास भी फोमा वंश से है और फोमा का दूर का भाई भी लगता है। मैंने उसे एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया है जिसका नाम सबूता है और जो अजीब इंसान है और जो एक अत्यंत ही विचित्र खबर लाया है। यह खबर यह है कि समंदर में उसने फोमा को पाया और यूं कि वह जिंदा था। तब उसने फोमा को समंदर से निकाला और उससे सहयोग करते हुए उसे एक ऐसी जगह छुपा दिया। फोमा की ख्वाहिश का सम्मान करते हुए उसका यह दोस्त सबूता यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि फोमा कहाँ है। हाँ, फोमा की हिदायत के मुताबिक वह सेकाई आकर हाकू से मिला और उसने हाकू को फोमा का यह संदेश दे दिया कि वह अति शीघ्र ही आकर उन लोगों से मिलेगा जो उसके वफादार हैं। चुनाचे उन लोगों को एक जगह जमा कर लिया जाए। और तब हाकू ने फोमा के नाम पर यह काम शुरू कर दिया है। और ज्योदास चूंकि फोमा के विशेष हितैषियों में से है, इसलिए उसके अलावा अभी तक किसी को सही बात नहीं बताई गई कि यह भी फोमा का हुक्म है। सो मेरे दोस्त, सबूता फोमा की हिदायत के मुताबिक ही सकाया जाना चाहता है। यह नहीं मालूम कि वह वहां जाकर क्या करेगा, लेकिन फोमा की आज्ञा का पालन हमारा कर्तव्य है। हकीम हाकू ने मुस्कुराते हुए विवरण बताया। मैंने समझने वाले भाव में गर्दन हिलाई थी। फिर मैंने पूछा, फोमा की जिंदगी की खबर सुनकर उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? वही जिसकी आशा की जा सकती थी और जिससे स्पष्ट होता है यह बात कि फोमा के वफादार फोमा से दीवानगी की हद तक श्रद्धा रखते हैं और वह उसके एक इशारे पर अपनी जिंदगी मिटा देंगे। ज्योदास की आंखें फटी रह गई थी। कई क्षण तक वह कुछ नहीं बोल सका था। फिर वह फूट फूट कर रो पड़ा था। उसने कहा कि वह सबूता से मिलना चाहता है, लेकिन मैंने उसे शांत किया। मैंने उससे कहा कि वह फोमा के आदेश का पालन करे और वही करे जो फोमा चाहता है। तब कहीं जाकर वह शांत संयत हुआ, लेकिन इसके साथ ही वह बेचैनी से सवालात पूछता रहा था। उसने कहा कि क्या सबूता विश्वसनीय है? क्या वह सच बोल रहा है? ऐसा तो नहीं कि सबूता पीली चमड़ी वालों की कोई चाल हो। तब मैंने उससे कहा कि उसने फोमा की ऐसी निशानियां पेश की हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता और वह भी विश्वास योग्य है। ठीक है हकीम हाकू, तो हम कब रवाना होंगे? 2-3 दिन के अंदर अंदर। जहाज वापसी की तैयारियां कर ले और तुम भी। तो मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। शमाना के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। बहरहाल वे दोनों अब मुझ पर पूर्ण विश्वास करते थे। रात हो गई तो शमाना मेरे पास पहुंच गई। उसकी आंखों में शर्म थी व होठों में कंपन। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सो मैंने कहा कि जो वह कुछ कहना चाहती है और जो कहते हुए झिझक रही है, उसके लिए उसे शर्मिंदा होने दिया जाए। सो मैं उससे बोला, समंदर के किनारे नहीं चलोगी शमाना? स्वामी केवल आदेश दिया करते हैं, इजाजत नहीं लेते। वह शर्माए हुए अंदाज में बोली। लेकिन जो स्वामी न हो? मैंने कहा। यह स्वामी की सोच है, सेविका की नहीं, शमाना ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर उठ गई। हम दोनों सागर तट की शीतल रेत पर आ गए। चांदनी खिल गई थी और वातावरण में एक अनूठी सी मादकता व्याप्त थी। शमाना के अंदाज से पता चलता था कि वह इस जीवन से अत्यधिक प्रभावित है, खुश भी। वह मेरे कंधे से चिपकी हुई थी प्रोफेसर। और मादक से ये क्षण ऐसे तो होते नहीं कि इंसान के जहन पर कोई सोच हावी कर ले। सबूता, जाग रहे हो या सो गए हो? नींद तुम्हारे सामीप्य के अनादर का साहस नहीं कर सकती, मैंने जवाब दिया। मुझे इतना महान न बनाओ सबूता, मैं अब कुछ नहीं रही। क्यों शमाना? देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन इसलिए बनी थी कि तुमने मेरे बदन का राज पा लिया था। नहीं शमाना, यह सिर्फ तुम्हारी सोच ही है, वरना दो इंसान एक दूसरे के करीब इस भांति गुम हो जाएं कि उन्हें अपने बीच चांदनी की चादर गवारा ना हो और उनके बदन के साए एक दूसरे को ढक लें, तो समझो कि मोहब्बत की जीत होती है। उस मोहब्बत की जो इंसान का इनाम है, जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और उस वक्त इंसान अपने महबूब की जान होता है। उस वक्त वह कह सकता है कि उसकी मोहब्बत के बीच किसी आशंका का कोई पर्दा नहीं है। सबूता,
तुम्हारे दिल में मेरी इज्जत है? शमाना ने पूछा। इससे कहीं ज़्यादा, मैंने जवाब दिया। सबूता, तुमने मुझे एक नए एहसास से परिचित करा दिया है। मैं तो खुद को तुम्हारे लिए कुचल रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं उन जातियों का कर्ज अदा कर रही हूँ जो मैंने तुमसे की थी। यह एहसास दिल से निकाल दो शमाना, मैं तुमसे अथाह मोहब्बत करता हूँ, मैंने जवाब दिया। तुमने मेरे इन शब्दों में कोई विशेष बात महसूस की प्रोफेसर? उसने एकाएक ही प्रश्न किया और प्रोफेसर दयाल खामोशी से उसे देखता रहा। हमेशा की भांति खोए हुए हो, वह मुस्कुराकर बोला और दोनों लड़कियां भी मुस्कुरा पड़ी। तब प्रोफेसर दयाल को इस खामोशी का एहसास हुआ और वह यूं बुरी तरह चौंका जैसे नींद से जागा हो। क्या हुआ? उसने खोए खोए अंदाज में ही चारों तरफ देखा। चांदनी रात में समंदर के किनारे से वापसी बहुत कठिन होती है प्रोफेसर, वह आंखें मूंदते बोला। हाँ शायद, प्रोफेसर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने एक सवाल किया था। सॉरी, क्या सवाल था? खोई खोई निगाहों से ही अपनी बेटियों को निहारने के बाद उसने अपनी निगाहें फिर इस विचित्र व्यक्ति पर जमा दी जिसे उन्होंने खुदा का बेटा नाम दिया था। कहानी याद है? क्यों नहीं? मैंने तुमसे पूछा था प्रोफेसर कि तुमने मेरे शब्दों में कोई खास बात महसूस की? ओह नहीं तो, मेरी सोचने समझने की शक्तियां अब शल कर दी हैं तुमने। लेकिन मुझे बताओ, क्या बात थी? प्रोफेसर ने कहा। इंसान की खुदगर्जी उसकी स्वार्थ की कहानी है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उससे अथाह मोहब्बत करता हूँ। कितना स्वार्थी होता है इंसान, वह अपनी पसंद को सदैव दुनिया की हर चीज पर प्राथमिकता देता है। एक दिन मैंने पोसीता के लिए शमाना को उठाकर समंदर में फेंक दिया था, इसलिए कि वह उस वक्त मेरी नहीं थी। लेकिन आज मैं उसे बता रहा था कि मैं उससे अथाह मोहब्बत करता हूँ। पोसीता मेरी जहन, मेरी सोचों से निकल गई थी, हालांकि वह भी मुझे बेपनाह चाहती थी। सलाका ने भी तो तुम्हारे लिए जान दी थी, कविता ने याद दिलाया। हाँ, बात सिर्फ सलाका की ही नहीं है, उससे पहले भी हजारों लड़कियां मेरे लिए जान दे चुकी हैं, लेकिन मैंने उन्हें भी याद नहीं किया। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत कभी नहीं जागी जो उनकी जिंदगी में उनसे थी। इन दो से तुम्हारा अभिप्राय क्या है? दयाल ने पूछा। केवल इंसान की खुद पसंदी। माफ करना, क्या तुम स्वयं को इंसान का आइडियल समझते हो? बाला ने कहा। मैं नहीं समझा, वह चौंक कर बोला। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सोच तुम्हारी अपनी है। तुम अपने निष्कर्ष, अपने एहसासों को मानव इतिहास में शामिल नहीं कर सकते। तुम्हारी कहानी में बेशुमार पड़ाव ऐसे हैं जो तुम्हारा चरित्र हनन करते हैं। उन्हें तब इंसानियत की कसौटी तो नहीं कह सकते। मैं दुनिया के तमाम प्राणियों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग पानी के बुलबुले की मानिंद उभरते हैं और फना हो जाते हैं। इस छोटी जिंदगी में भी हमारी मर्यादाएं हैं। उन्हीं मर्यादाओं व परंपराओं की गोद में हम सांस लेते हैं और खत्म हो जाते हैं व संतुष्ट रहते हैं कि हमारे चरित्र अप्रिय नहीं रहे। बाला ने कहा। वह प्रशंसात्मक निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। प्रोफेसर की आंखों में भी अचंभा था। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन यकीन करो, मैं आदि से अंत तक के इंसानों की बात नहीं कर सकता। मैं एक सामाजिक सोच की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी कहानी में कोई धब्बा नहीं रहने दिया। मैंने अपने चरित्र की अच्छाइयाँ व बुराइयाँ सब बयान की हैं। मैंने अपने रूप की बात की है और यह दुनिया के एक इंसान का रूप है, सारे इंसानों का नहीं। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत व संतुष्ट हो सकती हो? हाँ, आदिकाल से अब तक उल्लेखनीय संस्कृति व चरित्र भिन्न भिन्न रहे हैं। इस धरती पर दयावान भी पैदा हुए हैं व क्रूर व वहशी भी। नेकियां फैलाने वाले भी आए हैं और बदी के उपासक भी। इंसानों की सोच प्राय भिन्न भिन्न ही रही है। मुझे इस बुद्धिमानी के परिपक्व नस्ल से मिलकर खुशी हुई है प्रोफेसर। तो मैं तुम्हारी बात स्वीकार करने के बाद आगे बढ़ूं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों बाला, संतुष्ट हो? हाँ, और इस धृष्टता पर क्षमा प्रार्थी भी हूँ, पर अपनी धारणा पर कायम भी हूँ। शुक्रिया लड़की। तो मैं कह रहा था प्रोफेसर कि शमाना के साथ वह रात भी पहली रात की भांति ही खूबसूरत रही और बाद की 2 रातें भी। जिस दिन हाकू ने मुझे बताया कि तैयारियां पूर्ण हैं और अगले दिन रवानगी है, तो उस रात मैंने शमाना से बातचीत की। शमाना, कल हम यहाँ से जा रहे हैं। और शमाना को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। वह तो स्तब्ध ही रह गई थी।
काफ़ी देर तक तो उसके मुंह से बात ही नहीं निकली और फिर उसने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, कहाँ? सेकाई से दूर, एक दूसरी बस्ती में। क्यों? मेरे साथ चलोगी शमाना? हाँ, चलूंगी, वह भयभीत लहजे में बोली। उसके अंदाज में बच्ची की सी मासूमियत थी। फोमा को छोड़ दोगी? मैंने फिर सवाल किया। वह फिर थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर बोली, हाँ, छोड़ दूंगी। और यह उसकी अथाह चाहत का प्रदर्शन था, सबूत था उसकी चाहत का कि मैं उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सहारा बन गया था। तब मैंने आगे बढ़कर उसे आगोश में ले लिया। हम सकाए चल रहे हैं शमाना, फोमा के एक काम से। उसका काम करके वापस सेकाई आ जाएंगे, मैंने उसे बताया और वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके रोने पर परेशान हो गया था। मैंने उसे बहलाते हुए कहा, अरे अरे, इसमें रोने की क्या बात है? तुमने तो मुझे मार दिया सबूता। आह, तूने मेरे सीने पर पत्थर की चट्टान दे मारी थी। मेरी आंखों में तो अंधेरा छा गया था सबूता। खुद को खोकर मैंने तुम्हें पाया है और अब मैं नहीं, तुम हो। और अगर तुम जाने की बात करोगे सबूता, तो अब तो मुझे खुदकुशी करने से भी दहशत होगी। और मैंने हंसकर उसे गले लगा लिया। भला अब तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ शमाना? मैंने उसे भींचते हुए कहा। काफी देर तक वह मेरे सीने से लगी खड़ी रही और उसके बाद उसने इस मामले में अधिक जानकारी प्राप्त की। सकाया क्यों जा रहे हो? उसने पूछा। फोमा के एक काम से। फोमा मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा है। ओह, और तुमने फोमा से बात कर ली है कि मुझे भी साथ ले जाओगे? हाँ शमाना, तुम्हें न ले जाने का क्या सवाल पैदा होता है, मैंने जवाब दिया और शमाना के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। खैर, दूसरे दिन मुझे ज्योदास से मिलवाया गया था। जाहिर है, मिलाने वाला हकीम हाकू के अतिरिक्त और कौन हो सकता था? ज्योदास ने उत्सुकतापूर्ण निगाहों से मेरी शक्ल देखी और फिर बोला, हकीम हाकू, तुम्हारा यह मेहमान तो विचित्र व्यक्तित्व का स्वामी है। हाँ ज्योदास, तुम्हारा ख्याल ठीक ही है, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? उसने अचंभे से पूछा। ज्योदास, वह किस कदर अनूठा व होशियार है, इसका अंदाज तुम खुद भी लगा सकते हो, हकीम हाकू ने जवाब दिया। क्या मुझे सबूता से थोड़ी देर बातचीत की इजाज़त मिल सकेगी? ज्योदास ने पूछा और हकीम हाकू ने मेरी तरफ देखा, जैसे वह मुझे समझाना चाहता हो कि ज्योदास का जो भी उद्देश्य हो वह पूरा नहीं होना चाहिए। मेरे होठों पर क्षीण सी मुस्कुराहट फैल गई। हकीम हाकू ने हमें अकेला छोड़ दिया। ज्योदास उत्तेजित सा ही मेरी तरफ आया। वह बोला, सबूता, अनोखे सबूता, इन बस्तियों में रहने वाले फोमा के पुजारी और उसके जानिसार हैं। हमारी खुशियां अचानक ही छिन गई थी। हम लोग उदास व खिन्न थे। हमारी बस्तियों का भविष्य खतरे में था कि तूने हमें यह अजीब कहानी सुनाई। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तूने हमारे ऊपर यह एहसान किया है तो इतना एहसान और करो कि हमें फोमा का पता दे दो। उसकी आंखों में अनुभव था और अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, फोमा के वफादार ज्योदास, मुझे फोमा की खुशनसीबी से ईर्ष्या होती है कि उसे तुम जैसे दोस्त प्राप्त हैं और मैं यकीन रखता हूँ कि उसने अगर तुम जैसे मित्रों से संबंध रखा तो उसको कभी शिकायत नहीं होगी। सुन ज्योदास, मेरा फोमा से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही एक अजनबी दुनिया का इंसान हूँ, एक ऐसा आवारा गर्द जिसकी जिंदगी को खुद करार नहीं रहा। पर फोमा के लिए मैंने अपनी दिनचर्या बदल ली। मैंने उसे समंदर में पाया और इंसानी हमदर्दी के वशीभूत उसकी जान बचाई। और जब उसने अपने बारे में बताया तो मैंने उसी मानवीय सहानुभूति के कारण उससे वायदा किया कि उसके साथ यथासंभव सहयोग करूंगा जिसकी उसको जरूरत है। सो मैंने ऐसा ही किया है। तेरा फोमा अभी जिस दौर से गुजर रहा है उसमें वह सतर्कता से काम लेना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वह अभी इन पीली चमड़ी वालों से छुपा ही रहे। उन लोगों को अभी उसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो। चुनाचे उसके अनुरोध पर मैंने उसे एक ऐसी जगह छुपा दिया है जहां वह पूर्णतः सुरक्षित होगा। मैंने कहा, तो क्या तुम मुझे उस जगह से जानकार नहीं कराओगे महान सबूता? ज्योदास ने पूछा। नहीं ज्योदास, यह खुद फोमा की ख्वाहिश है कि किसी को भी उसके निवास स्थान का पता ना हो। सो मैं उसी की इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे वायदा किया है कि मुझे यकीन है ज्योदास कि तुम मुझे तुम्हारे फोमा से किए वायदे पर कायम रहने दोगे
और मुझसे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं करोगे जो फोमा की इच्छा के विरुद्ध हो, मैंने कहा और जोदास ने अपना सिर झुका लिया। बात इतनी ठोस थी कि जोदास को खामोश होना ही पड़ा। वह अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर ठंडी सांस लेकर बोला, ठीक है सबूता, अगर यह फोमा की आज्ञा है तो स्पष्ट है, मैं तुम्हें उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने को विवश नहीं करूँगा। लेकिन वह बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया। वह फिर जोदास से जान छुड़ाकर मैं हकीम हाकू के पास आ गया। जहाज के सफ़र की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। स्वयं जोदास हकीम हाकू के साथ मुझे जहाज पर अलविदा कहने आया। उसने अपने नायक व जहाज के कप्तान को मेरे बारे में विशेष निर्देश दिए। उसने बताया कि मैं एक महत्वपूर्ण शख्सियत हूँ और मुझे पूर्ण सम्मान के साथ सकाया पहुँचाया जाए, वहाँ मेरे ठहरने का प्रबंध किया जाए और जब तक मैं वहाँ रहना चाहूँ रहूँ, और अगर मैं जोदास के नायाब या कप्तान को कोई हिदायत करूँ तो उस पर वैसे ही अमल होता है और मुझे वापस लाने का प्रबंध भी मेरी इच्छा पर तुरंत कर दिया जाए। बहरहाल शमाना भी जहाज पर पहुंच गई और फिर जहाज के बदवान खोल दिए गए। शमाना के लिए शायद अपनी बस्ती से कहीं बाहर जाने का वह पहला अवसर था। वह अत्यधिक खुश थी। उसके चेहरे से यह उजागर हो रहा था कि वह इस यात्रा से आनंदित हो रही है। जहाज के एक विशेष भाग में हमारे लिए प्रबंध किया गया था और शायद मेरी हैसियत भी जोदास से किसी मामले में कम नहीं आकी गई थी। जहाज के अमले भी मेरी सेवा में व्यस्त रहते थे। इस प्रकार की सुख सुविधा का पर्याप्त प्रबंध किया गया था। बलशक यानी कि कप्तान से मुझे ज्ञात हुआ था कि जहाज के जिस भाग में हमारे ठहरने का प्रबंध किया गया था वह खुद जोदास की जगह है और उसी हिस्से में जोदास की आज्ञा अनुसार ही मेरे ठहरने का प्रबंध किया गया था। समंदर की पहली रात मेरे लिए अजनबी नहीं थी, लेकिन शमाना को आसमान पर चमकता हुआ चांद और नज़र की पहुंच तक फैले हुए समंदर को देखकर कुछ विचित्र सा एहसास हो रहा था और यह एहसास उसके चेहरे से स्पष्ट उजागर था। इस वक्त भी वह डेक पर मेरे निकट खड़ी हुई दूर निगाह तक फैले हुए समंदर को देख रही थी, जिस पर चांद की किरणें मचल रही थी। उसके चेहरे पर विचित्र से भाव थे। खामोश वातावरण में खोई हुई थी। शायद वह मेरी मौजूदगी के एहसास को भी खत्म कर चुकी थी। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। मैंने उसे इस तिलिस्म, इस तंद्रा से निकालने की कोशिश नहीं की थी। तब वह स्वयं ही चौंकी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर एक ठंडी सांस लेकर मुस्कुरा पड़ी। मेरे निकट आई व मेरे सीने पर सिर रख दिया। सबूता, मैं आज तक जिंदगी के उन रास्तों पर दौड़ती रही जहाँ नुकीले पत्थर व पैरों से चुभ जाने वाले कांटे थे। मैंने कठिनाइयों के उस जीवन को ही जिंदगी समझ लिया था। मेरे भ्रम में भी यह बात नहीं थी कि जिंदगी का कोई भी पहलू इतना खूबसूरत भी हो सका है। और सबूता, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि दुनिया जो जाने कितनी विशाल है, इसमें न जाने क्या क्या होगा। लेकिन अगर समूची दृष्टि में एक साथी मिल जाए, वह साथी जो दिल की गहराइयों में उतरा हुआ हो, तो फिर सृष्टि के रंग खिलने लगते हैं। तब एहसास होता है कि जिंदगी का वास्तविक रंग क्या है, सौंदर्य किन चीज़ों में होता है। सबूता, प्यारे सबूता, मुझे यह सब बड़ा अनूठा लग रहा है। देखो ना, आसमान पर चांद चमक रहा है और धरती पर भी वैसा ही चांद है, लेकिन जमीन कहाँ है? चारों तरफ मचलती हुई लहरें कैसी अनोखी, कैसी रहस्य में लग रही हैं। सबूता, क्या तुम्हें भी मेरी मौजूदगी की खुशी है? क्यों नहीं शमाना, आखिर तुम मेरी कामना थी, तुम मेरा प्यार हो। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने जीवन की वे लंबी घड़ियां तुम्हारे बिना क्यों कर गुजारी। जिंदगी इस दौर तक क्यों आई? उस वक्त तुम्हें तलाश क्यों न किया जब मैंने होश की मंजिलों में कदम रखा था। मैं व्यर्थ जाने वाले उन दिनों का क्या करूं? मुझे बताओ सबूता, ये दिन कैसे वापस आ सकते हैं? शमाना, इस अंदाज में क्यों सोचती हो? मोहब्बत के जो क्षण पा लिए जाएं, वही कीमती होते हैं। मंजिल तलाश ही से मिलती है, उसके लिए समय तो नष्ट करना ही पड़ता है। अब तुम अपनी मंजिल पा चुकी हो, तो यूँ समझो कि यह वक्त जो तुमने तय किया वह सफ़र था और हर सफ़र के बाद एक मंजिल मिलती है। तुम ठीक कहते हो सबूता, तुम मेरी मंजिल ही तो हो। वह बेअख्तियार ही मुझसे लिपट गई। तुम्हारे सिवाय अब इस सृष्टि में रह ही क्या गया है? लेकिन सबूता, वह रुक गई। क्या कहना चाहती हो शमाना, कहो।
तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? तुम भी। यह ख्याल तुम्हारे जहन में क्यों आया शबाना? बस यूं ही। अब जब मैंने अपने दिल को टटोला तो महसूस होता है सबूता, जैसे समूची सृष्टि तुमसे ही सिमट गई है। तुम मेरी निगाहों से ओझल हुए तो सारी सृष्टि ही मेरी निगाहों से ओझल हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ सबूता, मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। वह भावावेश में बेअख्तियार सी ही मुझसे लिपट गई और चांद धीरे धीरे आकाश का सफर करता रहा। जहाज के निगाहबान अपने कार्यों में व्यस्त थे। जहां हम होते वे वहां होने की कोशिश नहीं करते थे। मेरा पूरा आदर किया जा रहा था। वे समस्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थी। काफी रात गए तक हम जहाज से अपने लिए सुरक्षित उसी भाग में रहे। शमाना बातें करती रही, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती रही और फिर मेरे साथ वापस उस जगह आ गई जो खूब सुसज्जित था और जहां हमारे आराम का प्रबंध था। वह मेरे पहलू में मुंह छुपाकर लेट गई और इसी तरह वह रात भी बीत गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।